सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 15 माझे शिक्षक व संस्कार। इसके लेखक हैं शंकरराव खरात। अब ये क्या है? कथाकार है, कादंबरीकार है और लेखक है। और उनकी कुछ कथा संग्रह है, जैसे दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग, तडीपार, सांगावा, आडगावाचे पाणी, ये इनके कथा संग्रह है। झोपडपट्टी, फुटपाथ नंबर 1, माझं नाव, इतक्या कादंबऱ्या, ये इनके नॉवेल्स है। और तरार अंतराल हे आत्मचरित प्रसिद्ध, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत ही फेमस है। अब ये चैप्टर किस विषय पर है? विद्यार्थी दर्शित। विद्यार्थी दर्शित का मतलब होता है विद्यार्थी जिस समय वो विद्यार्थी थे वो वक्त विद्यार्थी दर्शित शिक्षकाकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी व्यक्त केले आहे। इसका मतलब है कि जब विद्यार्थी होते हैं उस समय जो शिक्षक हमें संस्कार वगैरह देते हैं ना, उसका महत्व इस चैप्टर में हमको समझाया गया है। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो, पुढील शिक्षणासाठी औंध जिल्हा सातारा येथील हाईस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। अब इसका मतलब है कि जो लेखक है वो अपने गांव की शाला यानी स्कूल को छोड़ने वाले थे और आगे की पढ़ाई के लिए सातारा ज़िले में जाने वाले थे। पहले गांव में क्या होता था कि वहाँ पे सिर्फ 4वीं 5वीं तक ही स्कूल हुआ करती थी और उसके आगे की पढ़ाई के लिए कुछ शहर जैसे जगह पे जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो वही बता रहे हैं कि उनकी उतनी पढ़ाई हो गई थी और वो हाई स्कूल में जाने के लिए विचार कर रहे थे। तसे माझे प्रयत्न ही चालू होते और उसके लिए वो ट्राय भी कर रहे थे। त्यात यश मिळणार अशी मला खात्री होती। अभी जो उन्होंने ट्राई कर रहे थे ना, उनमें सफलता आई। यश यानी सक्सेस यानी सफलता मिळणार अशी त्याची मला खात्री यानी उसको गॅरंटी था कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। अभी क्या कर रहे थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो जो उनके शिक्षक थे जो स्कूल के, उन शिक्षकों से मिलने जाया करते थे। अभी क्यों जाते थे कि जैसे अभी वो नए स्कूल में जाएंगे, अभी शहर चले जाएंगे तो फिर उस स्कूल में शिक्षकों से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जब तक वो नहीं गए हैं तो एक एक शिक्षक से वो मिलने जाते हैं। त्यांचे सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते और वो जब मिलने जाते थे तो उन्हें सलाह यानी एडवाइस और मार्गदर्शन यानी गाइडेंस वो उनको मिलता रहता था। अभी श्री हनुमंतराव देशमुख ये एक शिक्षक का नाम है जिनसे मिलने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको अलग अलग शिक्षकों के नाम सुनने को मिलेंगे। तो ये पहला शिक्षक है श्री हनुमंतराव देशमुख, ये गाँवचेच रहवासी, और ये जो शिक्षक है वो गांव में ही रहते हैं, उसी गांव में सॉरी। त्यांनी मला अंग्रेजी तडकरांचे भाषांतर शिकवले। अभी ये तडकरांचे ये क्या है, एक लेखक है जिन्होंने ना इंग्लिश ग्रामर बुक है ना, इंग्लिश ग्रामर बुक एक है उसको बोलते हैं तडकरांचे, वो लेखक है, उन्होंने लिखा है, वो अंग्रेजी ग्रामर की बुक है। उसको पढ़ाने में ये जो शिक्षक हैं श्री हनुमंतराव देशमुख, उन्होंने लेखक की मदद की। क्या होता है ना, गांव में मराठी मीडियम ऐसे हिंदी मीडियम ऐसे स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ अंग्रेजी बहुत कम होती है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीखने के लिए ऐसी बुक होती है, समझे। अभी कहाँ पे थे, हाँ, ते तसेच स्काउट मास्टर ही होते। स्काउट मास्टर यानी स्काउट मास्टर बोले तो वो पीटी जैसे होते हैं ना, फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल से योगा करवाते हैं, वैसे शारीरिक शिक्षण देते ना, वैसे थे वो, परेड करते ना वैसे।
त्याने शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। और ये जो मास्टर थे उन्होंने क्या किया था, जो क्या बोलते हैं, अपने विद्यालय के लिए एक ये जो क्या बोलते हैं, स्काउट का जो इनका जो लेवल था, जो ग्रुप था इनका स्काउट का, उनको एक अच्छी लेवल पर लाकर रखा था, जिससे क्या बोलते हैं, स्कूल का बहुत नाम हुआ था। ठीक है। अभी दूसरे शिक्षक, उनका नाम है सी कात्रे मास्त्रानी। तो ये हमारे दूसरे शिक्षक है। अभी इन्होंने क्या किया है, सी कात्रे मास्त्रानी मला 4थीच्या वर्गात गणित शिकवले। अभी इन्होंने लेखक को जब वो 4थी में थे ना, तो उनको मैथ सिखाया था, समझे। अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला। अंकगणिता यानी हमारा वो सब्जेक्ट है ना, एल्जेब्रा। हाँ, एल्जेब्रा जैसे कठिन विषय को भी उन्होंने सरल तरीके से सिखाया था। आमचे कात्रे मास्टर अंगाने सडपातळ बोलेगा तो थिन, वो दिखने में कैसे थे, एकदम पतले। दम्याच्या विकराने, उनको अस्थमा था, समझे। दम्याने विकराने त्याने कधी कधी त्रास व्हायचा, कभी कभी उनको अस्थमा का जब अटैक आता है ना, तो उनसे उनको परेशानी होती थी, समझे। कात्रे मात्याच्या घरी माझे वडील लाकड़ फोड़ायला जायचे। तो क्या होता था, हमें उनको दमा का प्रॉब्लम बहुत था, तो क्या होते थे, कभी कभी जो लेखक के जो पिताजी थे वो उनके घर पर लकड़ी होती है ना, वो तोड़ने को जाते थे। क्या होता था ना कि वहाँ पे जो चूल्हा होते हैं ना, वहाँ पे घर में चूल्हा होते हैं और चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो लकड़ी डाल के वो लोग आग लगाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो उसके लिए लकड़ी को तोड़ना पड़ता था। तो उनकी तो तबीयत तो मतलब दमा के पेशेंट थे ना, इसलिए कभी कभी हेल्प के लिए लेखक के पिताजी उनके घर पे जाते थे। ठीक। अभी हमारे नेक्स्ट टीचर है श्री गोलीवड़ेकर मास्टर। अब वो क्या करते थे, वो श्री गोलीवड़ेकर मास्टर मराठी 5वीं होते। वो जब लेखक 5वीं में थे मराठी में, तब वो टीचर थे। ते इतिहास आणि भूगोल, इतिहास बोलेगा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो शिकायचे यानी पढ़ाते थे। त्यात अंग्रेजी पहिली तळखराचे पहिले भाषानंतर शिकायचे। जो पहले वाले जो शिक्षक थे हनुमंतराव देशमुख, जो सिखाते थे अंग्रेजी का, वो वही चीज़ जो इंग्लिश ग्रामर का जो बुक था, इन्होंने भी उन्हें पढ़ाया था। मतलब कि ये इसमें इनका लेक्चर होता था, और जो हनुमंतराव देशमुख जब उसे पढ़ाते थे तो वो उनको सेपरेटली पढ़ाते थे। ठीक है। श्री गोलीवड़ेकर खरे शेतीतज्ञ शिक्षक यानी वो क्या बोलते, फार्मिंग में तज्ञ थे। तज्ञ यानी बोलेगा तो एक्सपर्ट थे, समझा। शाळेच्या बागा करण्याचे त्याच अर्ध लक्ष होत। उनका आधा ध्यान जो स्कूल का जो गार्डन था उसके ऊपर उनका ज़्यादा आधा ध्यान रहता था। त्यास त्याच्या व माझ्या जेवणाचा परिचय झाला। वो जो लेखक थे उनको भी थोड़ा गार्डन में रुचि था, और वो जो शिक्षक है गोलीवड़ेकर मास्टर, वो भी गार्डन में बहुत रुचि लेते थे। इसी के कारण उन लोग दोनों में जान पहचान अच्छी हो गई थी। त्यात कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारखा मुलाच्या जीवाभर उभा होत। इसका मतलब है कि जैसे लेखक थे ना, वैसे और भी बच्चे थे जो गार्डन में काम करना पसंद करते थे, यानी पेड़ लगाना वो सब वगैरह। तो उन्हीं के ऊपर वो जो बाग था खड़ा था, समझा। आम्ही मुलं वयान तसंच हाड पिंडाने मोठं। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग उम्र में तो बड़े थे ही, तसाच हाड़ा पिड़ाने, यानी हाड़ा पिड़ाने का मतलब होता है वो फिज़िकली बोलते हैं ना, बॉडी में हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, मोटे थे, यानी हम लोग बॉडी बिल्डर जैसे थे। कष्टाच्या कामाला कणखर,
जो मेहनत का काम करने में हम कणखण यानी रेडी रहते थे हमेशा. साडेची गावच्या ओढ्या काठीची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली. यानी वहाँ पे जो स्कूल के गांव में जो बाग थे वो उन्हीं मुला यानी उन्हीं बच्चों के ऊपर दम पर वो खड़ा था. यानी वहाँ की जो फूल वगैरह थे, वहाँ पे जो बाग में जो फूल होते थे, ब्लॉसम होती थी, वो सब उन्हीं बच्चों के ऊपर डिपेंडेड था. या बागेतल्या विहिरीची पाणी 2-2 तास रहाटाने ओढून बागेतल्या फूलझाडांना फलझाडांना आम्ही देत असू. अभी जो वो बाग था उनमें वहिरीच बोलेगा तो कुआं वेल होता है ना, उसका पानी वो 2-2 घंटे रहाटाने ओढ़ून यानी वो जो कुआं में जो रस्सी लगाते हैं ना खींचने वाली, वो उससे वो निकालते थे और बाग के झाड़ फूल को वो पानी देते थे. समझे ना. वही बच्चे लोग बोलते ना तगड़े तगड़े बच्चे थे, तो ये काम उन लोग अच्छे से करते थे. तेव्हा ती फूलझाड व फलझाड तारातून उभी राहत होती. इसी के कारण जो लोग इतना पानी देने में मेहनत कर रहे, इसी के कारण वो फूलझाड़ क्या होते थे, एकदम फ्रेश एक्टिव दिखते थे. समझे. तारातून यानी एक्टिव दिखते थे एकदम. वो क्या बोलते हैं फूलझाड़, वो बाग है ना एकदम एक्टिव दिखता था. त्यामुळे गोडीवळकर मास्टर आमच्यावर प्रेम करायचे. इसीलिए वो जो मास्टर थे वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, यानी वो लेखक से. बागेतील जमीन कुंदली बोलेगा तो टफ, जो जमीन एकदम सख्त होती ना वो. टिकावाने खादावयाची. टिकावा में यानी फावड़ा होता है ना जिससे मिट्टी खोदते हैं, वो खादावयाची यानी टू डिगिंग, वो खोदना. त्याचे वाफे करायचे. वाफे मतलब वो बगीचे में आजू बाजू थोड़ा मिट्टी का वो थोड़ा बोलते ना मेड़ जैसा बनाते ताकि वो पानी बाहर ना आए, वो सब वो बंद घालायचे. उसका भी वही मतलब है. अशी सगळी कष्टाचे काम आम्ही मुलं करत असू. और ये काम करने में पता है ना बहुत मेहनत लगता है. ये खोदना, फिर वो बांध लगाना, तो ये सब काम जो थे वो मुले यानी जो बच्चे थे, जो लेखक वगैरह थे, उन लोग वो करते थे. ठीक है. अभी नेक्स्ट हेड मास्टर सी नाईक. अभी ये दूसरे मास्टर है, उनके बारे में क्या दिया है. हेड मास्टर श्री नाईक मास्टर याच्या साड्यात दरारा असते. दरारा यानी खौफ असते, खौफ था उनका. तसे ते शिस्तीचे कडे भोगते. शिस्त यानी अनुशासन के वो बहुत ही पक्के थे. यानी कोई भी अगर स्टूडेंट अगर कुछ गलती करता तो वो उसको पनिश भी करते थे. या शिस्तप्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली. अभी शिस्तप्रिय यानी अनुशासन प्रिय, यानी जिन्हें अनुशासन बहुत पसंद है, वैसे हेडमास्टर ने क्या किया था, माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली. उन्होंने क्या बोलते हैं स्कूल में बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन लेकर आए थे. शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत. अभी जैसे ही क्या बोलते हैं स्कूल की दूसरी घंटी बजती थी, वो छड़ी लेके स्कूल के दरवाजे पे या फिर वो गेट के यहाँ पे खड़े हो जाते थे. असा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल, तो ऐसे में कौन लेट, उशिरा यानी कौन लेट होगा, असा त्याच्या दरारा, ऐसा उनका खौफ था. श्री नाईक हे मला अंग्रेजी चौथीत अंग्रेजी आणि इतिहास शिकवत. और ये जो लेखक है उनको ये जो मास्टर थे नाईक, वो अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी और इतिहास यानी हिस्ट्री सिखाते थे. त्यात अंग्रेजीचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत. सॉरी. अभी ये रेन मार्टिन ग्रामर का जो एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, अभी भी वो फेमस है. इसके अंदर बहुत ही अच्छा ग्रामर बताया गया है अंग्रेजी का.
वो ये बड़े आवडीने यानी बड़े प्यार से ये सिखाते थे। ते सदानत का विद्यार्थींना समुपदेशक करत, यानी ये हमेशा सदानत का बोलेगा तो एवरी टाइम वो विद्यार्थियों को अच्छे उपदेश समुपदेश अच्छी बातें बताना उपदेश देते थे। श्री रायगावकर मास्टरासारखे, अभी ये भी एक मास्टर है, उनके जैसे ही है, लेकिन वो अभी उनके बारे में आगे आएगा। तो ये जो रायगावकर मास्टर है उनके जैसे ही ये जो नाईक मास्टर है क्या करते थे, ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत। वो कभी वैसे सोशल प्रोग्राम वगैरह में वो नहीं जाते थे। जिस तरह से ये रायगावकर मास्टर नहीं जाते थे, वैसे ये भी कभी जाते नहीं थे। आपण बर आणि आपली शाला बरी हे त्याचे कार्य, यानी जैसे मैं और मेरी स्कूल, बस यही उनका काम था। यानी वो अपने में मस्त रहते थे और स्कूल के काम में ही व्यस्त रहते थे, ऐसा बोला गया है। त्यामुळे त्यांनी सासेला शिस्त आणली होती। उसके कारण क्या किया था, उन्होंने पूरे स्कूल में अनुशासन लेकर आया था, डिसिप्लिन लेके आया था। आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगति केली हुई। अभी परीक्षा निकाल से दृष्टि में बोलेगा तो रिजल्ट की दृष्टि से देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, वो जो स्कूल था उसने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, यानी प्रोग्रेस हुआ था। औधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्टरांना भेटलो। अभी वो औध में जाने वाले थे, यानी वो गांव का स्कूल छोड़ के अभी वो शहर सातारा जाने वाले थे, तो इसीलिए वो श्री नाईक मास्टर से वो लेखक मिलने के लिए गए। त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन दिला, तो उन्होंने उनको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, समझे। शाळेत असतानाही त्याच माझ्यावर लक्ष होत। जब वो लेखक स्कूल में भी थे तो ये जो मास्टर थे उनका जो ध्यान था लेखक के ऊपर रहता था। सृष्टीच्या दृष्टीने कसे वागावे, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधी विसरू सकत नाही। अभी अनुशासन की दृष्टि से कैसे बोलना है, अपने जीवन में कैसे रहना है, कैसे प्रगति करना है, डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें सफलता मिलेगी, इस विषय में या बाबती ने इस विषय में उन्होंने बहुत ही हितोपदेश बोलेगा तो एकदम अच्छी सलाह, बेनिफिशियल ऐसा सलाह वो एडवाइस वो देते हैं। वो जो लेखक है वो उसे कभी विसरू सकत नहीं, यानी कभी उसे भुला नहीं सकते। श्री रायगावकर, ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो नाम आया था, वो श्री रायगावकर देशपांडे, ये भी एक शिक्षक है। या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपयुक्त करून ठेवले होते। अभी ये जो दोनों मास्टर है रायगावकर और देशपांडे, इन्होंने भी संस्कार की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने भी उपकृत बोलेगा तो बहुत उपकार किया था, या फिर एहसानमंद थे। वो जो लेखक थे बहुत उनके एहसानमंद थे। कसे ते एक दोन प्रसंग ये थे उद्घुट करून स्पष्ट कर दो, वो कैसे उनके एहसानमंद थे इसके बाद विषय में वो एक दो प्रसंग यानी कुछ घटना बताना चाहते हैं। उद्घुट बोलेगा तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दे के वो आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी हम आगे वही देखने वाले हैं। अभी वो दो उदाहरण थे ना, दो उदाहरण में से पहला उदाहरण, कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे। यानी वो जो गांव था वहाँ पर जो कुश्ती होती थी, रेसलिंग जो होता है, वैसे खेल में भी जात पात वो टाइम पे मानते थे। आमच्या गावातही आम्हा मुलासाठी वेगळी तालीम होती। तो उनके जैसे जो लेखक के उम्र के जो बच्चे थे उन लोग के लिए भी एक अलग से तालीम मतलब सिखाते थे, उन लोग को अलग से तालीम यानी सिखाना होता है। लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत होते असे, यानी वो बचपन से ही लहानपणी यानी बचपन से ही
वो लेखक कुस्ती करते थे. हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे तर कधी नारळ तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत. यानी उन्होंने हंगामात यानी जैसे कुछ मेला या कोई इवेंट होता था तो वो उसमें कुश्ती करते ना, तो उसमें वो जाते थे. तो उन्हें कभी कभी खोबरे बोले तो नारियल का टुकड़ा होता है ना, वो कधी अख्खा नारियल तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत. कभी कभी वो टाइम पे 1 रुपया बहुत हुआ करता था, तो कभी कभी उन्होंने 1 रुपया भी जीता है. एक पटका सुद्धा एकदा मिळाले आठवले. यानी एक बार उनको एक पटका भी मिला था. पटका यानी जैसे वो देखो ना, जैसे वो मिस इंडिया में जो रिबिन्स होते ना, तो वैसा एकदम पतला नहीं, थोड़ा मोटे साइड में उनको वो भी मिला था. इंग्लिश में उसको हियर गियर बोलते हैं. असाच बाहेर गाँव मी कुस्त्या फड पाहायला गेले होते. अभी ऐसे ही वो अपने गांव के बाहर कुस्त्याचा फड बोलेगा तो जो मैच होते ना, वो देखने के लिए गए थे. तेथे एका थोराड मुलाला याला जोड म्हणून फडात फिरवत होतो. तो वहाँ पे एक लड़का था, पहलवान, थोराड मुलाला यानी पहलवान मुलगा था. उसका ऐसे हाथ ऊपर करके बोलते ना, इसका कोई जोड़ है क्या, इसका कोई जोड़ है क्या. मराठी में बोलते याला जोड़. मतलब इसके लिए कोई है क्या लड़ने के लिए, इसके साथ कोई है तो सामने आए, ऐसे बोलते हैं ना. वो ऐसे करके वो फिर रहा था. 2 राउंड मारून त्याला कुणी जोड़ उभा राहिला नाही. अभी वो जो रेसलिंग का जो क्या बोलते हैं अखाड़ा था ना, तो उसमें उसने उसका त्याला जोड़ ऐसे करके बोला कि कोई है तो लड़ने के लिए. ऐसे कोई आया ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं हुआ. तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, उसके अंदर जो लेखक गए थे ना, जो अपने दोस्तों के साथ, उसमें से एक दोस्त बोला, शंकर्या उठतोस काय, धरतोस का कुस्ती त्या गाड्याबरोबर. यानी अभी लेखक का नाम क्या है, शंकर राव ना, तो उसको ऐसा बोला शंकर्या मराठी में कि तुम उठो और वो जो कुश्ती लड़ने के लिए जो लड़का है उससे तुम कुश्ती लड़ो, उस पहलवान से कुश्ती लड़ो. मी हाँ म्हणत मैदानात गेलो. और ये लेखक भी क्या हाँ करके मैदान में चले गए आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली. अभी वो लड़ने के लिए नहीं, अपना जो नेक इधर उधर करते हैं, हाथ भी ऊपर करते हैं, ऐसे लड़ने से पहले नहीं करते, तो वैसा लेखक ने किया. पण मला कुणीतरी ओळखले, किसी ने ओळखले यानी पहचान लिया. तो किसी ने वहाँ पे लेखक को पहचान लिया आणि हटकले यानी अभी उन्होंने क्या पहचान लिया कि ये थोड़ा बोलते ना लोअर क्लास का है, नीच जाति का होते ना वैसे. तो ये बोला कि नहीं, उसकी बेइज्जती की लेखक की, कि बेइज्जती करके तुम इस अखाड़े में लड़ नहीं सकते, तुम्हारा क्लास लो है, ऐसा करके उसको बाहर निकाल दिया. मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो. हिरमुसला यानी सैड, यानी उसको हर्ट हो गया एकदम. जब ऐसा बोला ना उसको, तो लेखक बहुत हर्ट हो गए. ऐसा बोल के वो माघारी गए, यानी थोड़ा पीछे चले गए. हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजून घातली. अभी ये जो प्रसंग हुआ, ये जो घटना हुई, ऐसे उनको निकाल दिया. तो ये कौन पहचान गए, रायगाव जो टीचर थे रायगावकरांनी, उन्होंने पहचान लिया. ओळखून यानी पहचान लिया कि क्या हुआ, मेरे को क्या मतलब फील हुआ है उनको, वो उदास है, तो ऐसा वो समझ गए. तो उसको एक अलग जगह जाके उसको समझाने लगे. समझा के क्या बोल रहे, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे. बोलते हैं ना कि अरे, लेखक को बोल रहे हैं कि जो समाज है अभी भी क्या है, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास में है. यानी वो भी तो सोया है, उसको किसी चीज़ का ये पता नहीं है.
वो परंपराओं में जीता है। वैसे खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे हे अजून त्याला नीट समझे नहीं, और उनको ये नहीं पता है कि खेल के अंदर जात पात नहीं देखा जाता है, सिर्फ क्या देखा जाता है, कौशल्य। कौशल्य बोलेगा तो सिर्फ एबिलिटी, टैलेंट देखा जाता है। ये उन लोग को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। पर एक दिवस ऐसा येईल कि सारे नष्ट होईल, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तुम्हालाही खेला स्पर्धेत मनाने बोलावे जाईल, और बोल रहे कि तुम्हें भी तब मनाने बोलावे, यानी बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ तुम्हें भी बुलाया जाएगा। ठीक है। अभी दूसरा प्रसंग, असाच एक दूसरा प्रसंग, ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग हुआ, वो भी देखते हैं। अभी दूसरा कौन सा प्रसंग था? शिमग्याच्या धूलवडीला आमच्या वस्तीतील पोळ वर्गात तमाशाचा फण उभा राहिला। शिमगा ये होली का त्यौहार। धूलवडीला यानी जो होली का जो दूसरा दिन जो त्यौहार होता है जिसमें रंग लगाते हैं ना, वो आमच्या वस्तीतील पौड वर्गात तमाशाचा फण उभा राहिला। मतलब जो उनकी वस्ती में जो बड़े बच्चों की जो क्लास थी, पौड वर्ग यानी अडल्ट लोगों की जो क्लास थी, उस दिन वो बंद थी। क्यों बंद थी? क्योंकि होली था ना। वहाँ लिखा है, देखो आगे, त्या दिवशी पौड साक्षरतेचा वर्ग बंद होता। उस दिन उनका जो पौड लोगों का जो वर्ग था वो बंद था। इसलिए क्या वस्ती ने क्या किया था, वहाँ पे तमाशा यानी नाच गाने का कुछ प्रोग्राम रखा था। मतलब वो होली है ना, तो होली में नहीं नाचते गाते और रंग लगाते वैसा। पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले। तो ये जो रायगावकर मास्टर जो थे, उनको इतना ये नहीं था कि वो बंद होगा। वो हमेशा की तरह क्या भेट द्यायला आने यानी वो मिलने के लिए आए थे। पोळ वर्गाच्या कांदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता। तो वो जो क्लासरूम था, उसकी जो कांदिल थी, जो लाइट थी, उसी के नीचे वो तमाशा हो रहा था। ते पाहून रायगावकर चटकन फिरत फिरले। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो तुरंत ही चटकन यानी तुरंत ही मतलब पीछे मुड़ गए ताकि वो चले जा सके। त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा केलो, यानी जो लेखक थे वो भी उस तमाशे में थे। तो जब उन्होंने देखा ये सर को, तो क्या किया, उन्होंने उनके सामने आ गए यानी उनके आक्रोश में आ गए। माझी मान खाली झाली होती ते पाहून मास्टर म्हणाले। अभी जो लेखक थे उनका जो सर है ना, वो शर्म से झुक गया था। तो मास्टर ने ये देखा कि ये लड़के को बहुत बुरा लग रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, अरे आज धूली वंदन, मतलब आज तो होली का त्यौहार है, ये चलाए चीज, ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो चलता ही रहेगा। अन्न मास्टर तसेच वाटेला गेले, और ये बोलकर वो वहाँ से अपने रास्ते निकल गए। पण मास्टर मला दूसरा दिवशी बोलले, लेकिन उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे दिन मास्टर ने लेखक को क्या बोला, शंकर तू हे ध्यानच ठेव कि तुम ये हमेशा ध्यान में रखो, जिथे पोळ साक्षीला वल चालतो, जहाँ पे क्या बोलते हैं एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन होता है, यानी जहाँ पे हमको विद्या मिलती है, वो जगह तुम्ही अभ्यास करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हो, वो त्या विद्यार्थी मंदिरात तमाशा कसा होगा? क्या वहाँ पे वैसे जो मंदिर जैसा जगह है वहाँ पे तमाशा करना क्या अच्छा है? मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं। सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो। और जो इसने बोला तो कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसे तमाशा करना ये उनको अच्छा नहीं लगा। इनडायरेक्टली मतलब वो बोला उन्होंने। तो जो सर ने ये जो बात बोली, ये बात कभी भी जो शिक्षक है
शिक्षक नहीं, लेखक जो शंकर राव जी हैं, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में वो कभी इस उपदेश को कभी भुलाया नहीं। ठीक है,